Bismillahirrahmanirrahim. So we will continue our discussion on topic of approach to gastrointestinal bleeding. Now we will discuss how to construct differential diagnosis. We have data of patient in terms of complete medical history and physical examination, and based on these two tools, now we will develop the differential diagnosis in any particular case. So if the patient presented to you with upper GI bleed, we have already discussed the definition of upper GI bleed in previous lecture. So if the patient presented to you with hematemesis or melena, there are few scenarios where you will associate other symptoms and findings on physical examination to reach any particular diagnosis. So if the patient has some history of vomiting or retching, if the patient says, अगर मरीज़ आपसे कहता है कि मुझे 3-4 दिन से वॉमिटिंग है और रैचिंग है बहुत ज़्यादा, और अब उसको उल्टी के अंदर खून आना शुरू हो गया या काले रंग के पखाने आना शुरू हो गए, तो दैट शोज़ टेयर एट गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, जिसको हम मेलरी-वीज सिंड्रोम कहते हैं. सो दैट इज़ अ केस ऑफ मेलरी-वीज सिंड्रोम. Preceding history of vomiting and retching followed by hematemesis and melena. या अगर पेशेंट आपसे हार्ट बर्न की कंप्लेंट करता है, वो कहता है कि छाती में जलन होती है, मुंह में कड़वा पानी आता है, या खाना निगलते हुए तकलीफ होती है या रुकावट महसूस होती है. सो इफ़ देयर इज़ एन हिस्ट्री ऑफ हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन, ओडाइनोफेजिया और डिस्फेजिया, अगर ये हिस्ट्री आ रही है हेमेटोमेसिस मेलिना के साथ, दैट मीन्स द पैथोलॉजी लाइज एट लेवल ऑफ फूड पाइप. तो खुराक की नाली के लेवल के ऊपर मसला है. तो इसोफेजाइटिस हो सकता है उस पेशेंट को, इसोफेजियल स्ट्रक्चर हो सकता है उस पेशेंट को, और या इसोफेजियल कार्सिनोमा हो सकता है उस पेशेंट को. सो व्हाट इज इसोफेजाइटिस? इसोफेजाइटिस इज जस्ट एन इन्फ्लेमेशन ऑफ इसोफेगस. कॉमनेस्ट काज इसकी क्या होती है? रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस. मतलब पेशेंट आपको एक लंबी हिस्ट्री देगा कि मुझे काफ़ी अरसे से छाती में जलन है और मुंह में कड़वा पानी भी आ रहा होता है, अब खाना निगलते हुए तकलीफ़ आना शुरू हो गई है या दर्द आना शुरू हो गया है या रुकावट आना शुरू हो गई है, और थोड़ा बहुत जो उल्टी आती है या मुंह में पानी आता है, उसमें खून भी होता है, या हल्का सा पखाना काला आ रहा है. तो ये चीज़ शोज़ करती है कि पेशेंट हैज़ डेवलप्ड इसोफेजाइटिस. अब इसोफेजाइटिस की बहुत सारी टाइप्स हैं. जैसे मैंने बताया, रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस हो सकता है, पिल इसोफेजाइटिस भी हो सकता है, जैसे बिसफॉस्फोनेट्स हैं. बिसफॉस्फोनेट्स कैन काज वेरी सीवियर इसोफेजाइटिस दैट कैन प्रेजेंट इन अ सिमिलर फैशन. अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, लाइक उसको HIV एड्स है, या वो प्रॉन्ग स्टीरॉइड्स के ऊपर है, या मेलिग्नेंसी है उसको, देन उसको HSV या CMV इसोफेजाइटिस भी हो सकता है, या फंगल इसोफेजाइटिस भी हो सकता है उस पेशेंट को. जो अगर पेशेंट 50 इयर्स प्लस है, कोई भी पेशेंट आपके पास 50 प्लस आए, 50 साल से ज़्यादा उम्र के साथ आए विद GI ब्लीड, वो अपर GI ब्लीड हो या लोअर GI ब्लीड हो, ऑलवेज सस्पेक्ट मेलिग्नेंसी, ऑलवेज सस्पेक्ट मेलिग्नेंसी. तो एक एल्डरली पेशेंट आपके पास आ जाता है ओडाइनोफेजिया, डिस्फेजिया और अपर GI ब्लीड के साथ, तो आप सस्पेक्ट करेंगे उसमें इसोफेजियल कार्सिनोमा को भी. थर्ड सिनेरियो क्या है? अब आप नीचे आ जाएं. एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ आता है पेशेंट. कहता है कि मेरे मैदे में दर्द है, बिल्कुल अपर एपिगेस्ट्रिक रीजन के ऊपर वो कंप्लेन करता है पेन की, साथ उसको इंडाइजेशन है, मींस डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स आ रहे हैं और अब्डोमिनल फुलनेस के आ रहे हैं, along with hematemesis and melena. That means the pathology lies at the level of stomach or first or second part of duodenum. commonest reason जो है वो gastric mucosal erosions होती हैं. This is one of the commonest cause of upper GI bleeds. Gastric mucosal erosion is commonest cause of upper GI bleed. सबसे common यही entity होती है कि gastritis prolonged चल रहा होता है, या किसी drugs की वजह से like NSAIDs या स्ट्रेस अल्सर्स जैसे होते हैं, दैट काज इरोजन्स एट म्यूकोजल लेवल. तो उसकी वजह से फिर ब्लड इन वॉमिटस आता है, वॉमिटिंग में ब्लड आना शुरू हो जाता है, या खूनी पखाने या काले रंग के पखाने आना शुरू हो जाते हैं. पेप्टिक अल्सर डिजीज़, यस, इट्स अनदर वेरी कॉमनेस्ट एंटिटी दैट कैन प्रेजेंट विद, दैट माइट प्रेजेंट विद अपर GI ब्लीड. या अगेन अगर एल्डरली पेशेंट है आपके पास, उसकी फैमिली हिस्ट्री है गैस्ट्रिक मेलिग्नेंसी की, या उसकी पास्ट हिस्ट्री है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की, लॉन्ग स्टैंडिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज़ चल रही है उस पेशेंट को जो है, और अब वो आपके पास आ गया है ब्लड इन वॉमिटिंग या डार्क ब्लैक टैरी स्टूल्स के साथ, तो आप गैस्ट्रिक मेलिग्नेंसी सस्पेक्ट करेंगे उसके अंदर. सो हैव डिस्कस 3 सिनेरियोज.
history of preceding history of vomiting and retching followed by hematemesis and melena, Malry-Weiss syndrome. Symptoms of heartburn, regurgitation, odynophagia, dysphagia with hematemesis and melena that shows esophageal pathology, either esophagitis, esophageal stricture or esophageal carcinoma. अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक पेन है, इंडाइजेशन है, फुलनेस है along with upper GI bleed, तब वो गैस्ट्रिक पैथोलॉजी है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल इरोजन. वी हैव डिस्कस्ड द गैस्ट्रिक म्यूकोजल इरोजन इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट काज ऑफ अपर जीआई ब्लीड. पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है, गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी हो सकती है. So these are the three scenarios that commonly presents with upper GI bleed. Now, fourth thing that you have to keep in mind, and it's very common in Pakistan because we have very high proportion of cases with hepatitis C and B in Pakistan. So if the patient has any history of yellowing of sclera, he has an stigmata of chronic liver disease, he has past history of chronic hepatitis B or C, then you can also suspect a case of varicose bleed. You can also suspect a case of varicose bleed. So always trigger or think of chronic hepatitis or chronic liver disease or decompensated chronic liver disease as a cause of upper GI bleed. If you find any one of these symptoms, any yellowing of sclera, any stigmata of CLD along with hematemesis and melena, it's very common in Pakistan. It's very common in Pakistan. Even if the patient presents to you with upper GI bleed and there are no other features present, you have to suspect the esophageal varices until and unless proven otherwise. तो आप esophageal varices हो सकता है या portal hypertensive gastropathy हो सकता है इस पेशेंट को. Then lastly drugs. उसी एल्गोरिदम में हम चल रहे हैं. हमने पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री ली, अब हम ड्रग्स पे आए हैं. ड्रग्स आर वन ऑफ द वेरी important and commonest cause हम कह सकते हैं upper GI bleed की, one of the commonest cause. So अगर पेशेंट की prolonged history है NSAIDs की, यहाँ पे over the counter चूँकि क्वैकरी काफ़ी common है पाकिस्तान में, और वैसे भी over the counter अगर पेन किलर्स ले रहा है पेशेंट, कोई हर्बल ड्रग्स ले रहा है, कोई देसी हकीमी दवाइयाँ ले रहा है पेशेंट, ये NSAIDs की हिस्ट्री है, प्रिस्क्राइब्ड NSAIDs ले रहा है, एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा है, एंटीप्लेटलेट्स ले रहा है पेशेंट, या स्टेरॉइड्स की हिस्ट्री है उसकी, then there might be a risk of gastritis, esophagitis leading to upper GI bleed. तो ये cause भी हो सकता है. These are common causes. These 5 etiologies, these 5 pathophysiological pathways are commonest among rest of the others in patient presented with upper GI bleed. So आप इसी तरह से अपने जहन में एक पिक्चर बना के चलेंगे जब आप हिस्ट्री ले रहे होंगे और एग्जामिनेशन करेंगे. Malry-Weiss, then esophageal causes, gastric causes, hepatic causes, and drug-related causes. Other rare causes, if the patient has history of radiation exposure in past, then radiation-induced esophagitis हो सकता है, angiodysphagias हो सकते हैं. They are very common in patient with CKDs, लेकिन commonly ये lower GI bleed के साथ present करता है patient इनका. Delphi lesions हो सकती हैं patient को, single Delphi lesions बाजुकात stomach में, upper part of small intestine में present होती है, जो bleed करती है, तो patient आपके पास hematemesis या melena के साथ present कर सकता है. So let's come to the lower GI bleed. We have already discussed the definition of lower GI bleed. Now, what are the possible scenarios in which a patient can present with lower GI bleed? So if the patient is elderly and he presents with painless PR bleed, so the commonest cause is diverticulosis. But keep in mind, this is not the first cause you will think in an elderly patient presenting with painless PR bleed or painless bloody diarrhea or even painful bloody diarrhea. So एक elderly patient, एक बुजुर्ग पेशेंट आपके पास अगर PR bleed के साथ आते हैं, मेटोकेजिया के साथ आते हैं, इवन मलीना के साथ भी आते हैं, तो आपने सबसे पहले malignancy को rule out करना है. So it's a thumb rule. It's a thumb rule. If an elderly patient present to you with bleeding from any orifice, think of a malignancy first before considering any other etiology. सबसे पहले malignancy को rule out करें आप जो. No doubt diverticulosis is a very common cause in elderly people presented with painless PR bleed, but it's a benign cause. It's a benign cause. Don't discharge the patient on the diagnosis of diverticulosis
without ruling out the possibility of malignancy. So एक एटियोलॉजी डायबिटिकुलोसिस हो सकता है, रिड्यूस यूरिन आउटपुट, फ्रॉथी यूरिन, पेरीऑर्बिटल पेडल एडिमा और नॉन हिस्ट्री ऑफ सीकेडी। अगर एक पेशेंट नॉन केस है सीकेडी का या वो नॉन केस नहीं है, आपके पास लोअर जीआई ब्लीड के साथ आ गया है, देन इन हिस्ट्री यू विल प्रोब, हमने एल्गोरिदम में ऐड किए हुए जेनिटल यूरिनरी के सिम्टम, अगर वो कहता है कि उसको यूरिन एक अरसे से कम आ रहा है या फ्रॉथी आ रहा है यूरिन, या आंखों के गिर्द या टांगों पे सोजिश आ जाती है, then you might suspect he is developing CKD. CKD के अंदर एंजियोडिस्पेजियाज का बहुत रिस्क होता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सीकम असेंडिंग कॉलन के लेवल पे एंजियोडिस्पेजियाज बनते हैं, दैट वंस ब्लीड पेशेंट माइट प्रेजेंट टू यू विद लोअर जीआई ब्लीड, मलीना और इवन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. So elderly patient, altered bowel habits and weight loss, colorectal carcinoma. We have discussed before. Elderly patient presenting with GI bleed, always rule out malignancy first. Always rule out malignancy first. So if the patient has crampy abdominal pain followed by bloody diarrhea, अगर एक patient आपके पास present करता है very severe crampy abdominal pain के साथ और उसके साथ उसको bloody diarrhea भी हो रहा है, तो one of the cause it might be intestinal ischemia, acute और chronic intestinal ischemia आपके पास present कर सकता है bloody diarrhea के साथ जो. लेकिन crampy abdominal pain with bloody diarrhea commonest etiology acute infectious colitis होता है, acute infectious colitis होता है, उसको आपने पहले मद्देनज़र रखना है. अगर वो आप रूल आउट कर चुके हैं, then you will consider intestinal ischemia as one of the differential diagnosis as well. लेकिन इसमें bloody diarrhea इतना परफ्यूज नहीं होता, मल्टीपल स्मॉल स्टूल्स आते हैं, ब्लड कंटेनिंग स्टूल्स आते हैं, जिस पेन ज़्यादा प्रिडोमिनेंट फीचर जो है वो इंटेस्टाइनल इस्कीमिया में पेन होता है, पेन आउट ऑफ प्रपोर्शन टू द फिजिकल फाइंडिंग, पेन बहुत ज़्यादा होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की बनिस्बत जो. क्रैम्पी लोअर एब्डोमिनल पेन प्लस ब्लडी डायरिया, यस, अगर एक्यूट है तो इन्फेक्शियस कोलाइटिस आप समझेंगे, अगर क्रॉनिक है 2 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं इस मामले को, तो पेशेंट को 3-4 या 4 to 6 या उससे ज़्यादा ब्लडी स्टूल्स आ रहे हैं और साथ क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन भी हो रही है, देन यू विल सस्पेक्ट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आ सकता है, क्रॉन्स डिजीज़ भी प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट उसके साथ आपके पास. एनी हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग, पेनफुल डेफिकेशन, यस, ये कॉमनेस्ट रीज़न है फ्रेश पीआर ब्लीड की. वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीज़न ऑफ फ्रेश पीआर ब्लीड इज़ एनोरेक्टल पैथोलॉजी. तो एक पेशेंट की प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, अब वो स्ट्रेनिंग और पेनफुल डेफिकेशन के साथ आया है और साथ उसको कुछ फ्रेश पीआर ब्लीड भी हो रहा है, वो कहता है पखाने के बाद ताज़ा खून आता है, ये ताज़ा खून का दाग ट्राउज़र पे लगा होता है, ये वैसे ही ताज़ा खून झाग के साथ मिक्स होकर आ रहा है, देन दैट माइट बी अ केस ऑफ एनल फिशर्स, हेमराइड्स और सर्कोरल अल्सर्स. तो ये अंडरलाइंग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वहाँ पे. कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, देन वेस्कुलाइटिस, हाइनोशॉल एंड पर्परा बेशेस डिजीज़, ये भी केसेस आपके पास प्रेजेंट कर सकते हैं लोअर जीआई ब्लीड के साथ. सो व्हाट्स द टेक होम मैसेज फॉर दैट, कि एल्डरली पेशेंट्स with lower GI bleed consider colorectal carcinoma first. We have to rule out that first. आप prepare करेंगे पेशेंट को colonoscopy के लिए या CD abdomen pelvis with contrast के लिए. commonest cause एल्डरली पेशेंट के अंदर पेनलेस पीआर ब्लीड की क्या होगी, डायबिटिकुलोसिस होगा. अगर पेशेंट में सीकेडी की फीचर्स आ रहे हैं विद लोअर जीआई ब्लीड, एंजियोडिस्पेजिया सस्पेक्ट करेंगे आप. अगेन यू विल प्रिपेयर द पेशेंट फॉर कोलोनोस्कोपी टू स्टॉप द ब्लीडिंग वेसल्स. क्रैम्पी पेन है और मल्टीपल स्मॉल ब्लडी स्टूल्स आ रहे हैं, माइट बी अ केस ऑफ इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, आप पेशेंट को सीटी एंजियोग्राफी के लिए प्रिपेयर करेंगे. क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन है साथ ब्लडी डायरिया, अक्यूट है तो इन्फेक्शियस कोलाइटिस, आप स्टूल एनालिसिस करवाएंगे और ट्रीट कर देंगे पेशेंट को. अगर क्रॉनिक है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स हो सकते हैं. यू सेंड द स्टूल सैंपल एंड यू सेंड द स्टूल फॉर कॉलप्रोटेक्टिन लेवल्स एंड प्रिपेयर द पेशेंट फॉर कोलोनोस्कोपी. अगर कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग, पेनफुल डेफिकेशन है तो एग्जामिनेशन के ऊपर आपको पीपर रेक्टल एग्जामिनेशन पे एनल फिशर्स या हेमराइड्स मिल जाएंगे आपको. अगर सर्कोरल अल्सर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी प्लान कर लेंगे. कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, यस, हिस्ट्री लेंगे आप. अगर बाकी फीचर्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के मिलते हैं, लाइक आर्थराइटिस मिलता है आपको, स्किन रैश मिलता है आपको, रीनल इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है पेशेंट को आपको, oral genital ulcers मिल जाते हैं, then you will suspect vasculitis, initial and purpura and bashes, and you will send the blood workup accordingly. So this is the approach to the patient presented with lower GI bleed. So अब टर्मिनोलॉजी आती है स्मॉल बाउल या obscure bleeding की. एक पेशेंट आपके पास आया है
मलीना के साथ। मोस्ट कॉमनली स्मॉल बाउल ब्लीडिंग का केस आपके पास हेमेटोकेजिया या ज़्यादा कॉमनली मलीना के साथ प्रेजेंट करता है आपके पास में। अब मलीना का पेशेंट आया है, आपने अपर जी एंडोस्कोपी भी की है, यू हैव फाइंड नथिंग, आपको कुछ भी नहीं मिला है। आपने कोलोनोस्कोपी भी कर ली, आइल्यूसिकल जंक्शन तक आ गए, आपने देख लिया, आपको कुछ भी नहीं मिला। देन the source of bleeding might be in the small bowel, and source of bleeding might be in the small bowel। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। स्मॉल बाउल ब्लीडिंग, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग आइडेंटिफाइड डिस्टल टू द एम्पल ऑफ वेटर और प्रॉक्सिमल टू द आइल्यूसिकल वॉल, तो इसको हम स्मॉल बाउल ब्लीडिंग कहते हैं। पोटेंशियल स्मॉल बाउल ब्लीडिंग क्या है? नॉर्मल अपर एंड लोअर जीआई एंडोस्कोपिक एग्जाम बट अवेटिंग कैप्सूल एंडोस्कोपी। सो पोटेंशियल कब कहेंगे कि अपर और लोअर जीआई एंडोस्कोपी क्लियर आ गया है, लेकिन आपको अभी पता नहीं है कि स्मॉल बाउल में सोर्स पड़ा या नहीं पड़ा, तो उसके लिए आप कैप्सूल एंडोस्कोपी एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है। ओवर्ट स्मॉल बाउल ब्लीडिंग एंड अकर्ड स्मॉल बाउल ब्लीडिंग। तो ओवर्ट क्या है? द पेशेंट प्रेजेंटेड विद मलीना और हेमेटोकेजिया एंड आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन स्मॉल बाउल। कि मलीना और हेमेटोकेजिया के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट किया है और अपर और लोअर जीआई में ब्लीडिंग का सोर्स आपको नहीं मिला है, और उस स्मॉल बाउल के अंदर आपको सोर्स आइडेंटिफाई हो गया, दैट इज ओवर्ट। अकर्ड का मतलब क्या है कि पेशेंट आपके पास ऑब्वियस मलीना हेमेटोकेजिया के साथ नहीं आया, बल्कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ आया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ आया और सोर्स ऑफ ब्लीडिंग आपको स्मॉल बाउल में मिला है, ये अकर्ड स्मॉल बाउल ब्लीडिंग है। ऑब्स्क्योर जीआई ब्लीडिंग क्या है कि आपको कोई सोर्स आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है, कोई सोर्स आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है आफ्टर स्टैंडर्ड अपर एंड लोअर एंडोस्कोपिक एग्जाम, स्मॉल बाउल इवैल्यूएशन विद वीडियो कैप्सूल एंडोस्कोपी एंड और एंटेरोस्कोपी एंड रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। कि आपने अपर जीआई भी एक्सप्लोर कर लिया, लोअर जीआई भी कर लिया, स्मॉल बाउल को भी देख लिया वीडियो कैप्सूल एंडोस्कोपी से या सीटी एंटेरोस्कोपी से, लेकिन आपको कोई सोर्स ऑफ ब्लीडिंग नहीं मिला है, इसको हम ऑब्स्क्योर जीआई ब्लीडिंग का नाम देते हैं। सो इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे पेशेंट को? हाउ विल वी इन्वेस्टिगेट द पेशेंट? आपको काफ़ी हद तक एक अंदाज़ा हो चुका होगा, एज देर आर ओनली 5 and 6 काजेज, मेजर काजेज ऑफ अपर जीआई ब्लीड एंड देर आर ओनली 5 and 6 मेजर काजेज ऑफ लोअर जीआई ब्लीड। सो किसी हद तक हिस्ट्री फिजिकल एग्जाम के ऊपर आप एक अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि व्हाट माइट बी द अंडरलाइंग काज, और इफ़ देर इज़ एनी रेड फ्लैग साइंस प्रेजेंट फॉर मेलिग्नेंसी और नॉट। ये दो सवाल आपने जस्टिफाई करने होते हैं कि किसी एक डायग्नोसिस तक आप पहुँचे हैं या आपको रेड फ्लैग तो नहीं मिल गया मेलिग्नेंसी का। सो अपर जीआई ब्लीडिंग, हेमेटोमेसिस या मलीना, उसमें आप ब्लड वर्कअप करवाएंगे पेशेंट की हीमोडायनामिक स्टेटस को भी देखने के लिए और ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट को भी देखने के लिए। सीबीसी, एलएफटीज, आरएफटीज, कोagulation प्रोफाइल, वायरल मार्कर्स, यस एलएफटीज, कोagulation प्रोफाइल, वायरल मार्कर्स, ये आपको पेशेंट की क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के स्टेटस को देखने के लिए भी चाहिए। बेड सेट अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, यस ये भी आपको लिवर के स्टेटस को देखने के लिए चाहिए। कोई एब्डोमिनल पैथोलॉजी, एब्डोमिनल मैस, मेलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं। टाइप एंड क्रॉस मैच, एज पेशेंट इज़ लूजिंग ब्लड, तो आपको आपके पास इन हैंड ब्लड होना चाहिए, तो टाइप एंड क्रॉस मैच आप करेंगे। दीज आर द बेसिक टेस्ट दैट यू हैव टू ऑर्डर इमीडिएटली इन अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद जीआई ब्लीड। Upper GI endoscopy, yes, this is another thumb rule, another pearl. If a patient presented with bleeding from any orifice, especially elderly patient, you have to scope that orifice. आपने उसको स्कोप लाजमी डालनी। अगर उसको हेमेटोमेसिस हो रहा है तो अपर जीआई कर लें, अगर उसको हेमोप्टिसिस हो रहा है तो ब्रोंकोस्कोपी कर लें उस पेशेंट की, अगर उसको एपिस्टेक्सिस हो रहा है तो नेजोफ्रेंजियोस्कोपी कर लें उस पेशेंट की, अगर उसको मलीना या हेमेटोकेजिया है तो कोलोनोस्कोपी कर लें आप उस पेशेंट की, अगर हेमाचूरिया हो रहा है पेशेंट को तब आप सिस्टोस्कोपी करेंगे। तो स्कोप आप लाजमी डालेंगे। तो यूजली हम एंडोस्कोपी, अपर जी एंडोस्कोपी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं विद इन 24 आवर्स, बट नॉट एज अर्ली एज विद इन 12 आवर्स। 24 घंटे के अंदर पेशेंट की एंडोस्कोपी हो जानी चाहिए, उससे जल्दी नहीं। वर्कअप फॉर सिरोसिस इफ वेरिसियल ब्लीड कन्फर्म्स और एंडोस्कोपी, तो आप सिरोसिस का वर्कअप, अगर सोर्स ऑफ ब्लीडिंग आपको पता चल जाता है कि ये इसोफेजियल वेरिसिस है, ये पोर्टल हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे सेटअप में जहाँ पे इसोफेजियल वेरिसिस इज़ वन ऑफ द 2 लीडिंग काज ऑफ अपर जीआई ब्लीड, आप सिरोसिस का वर्कअप साथ ही करवा लें, एंडोस्कोपी से पहले ही आप सिरोसिस का वर्कअप अपना कंप्लीट कर लें। यू नीड जस्ट अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन टू डॉक्यूमेंट the cirrhosis, and then you have to send the LFTs, viral markers, to look for the status of liver and the underlying etiology। बस इतना सा करना है आपने। अगर सिरोसिस मिल जाता है, वायरल मार्कर्स नेगेटिव मिलते हैं, तब आप मेटाबॉलिक काजेज और दूसरी काजेज के टेस्ट भी, इन्वेस्टिगेशन भी भिजवा दें।
सो लोअर जीआई ब्लीड, अगेन हीमोडायनेमिक स्टेटस के लिए आप सीबीसी, एलएफटीज, आरएफटीज, कोएगुलेशन प्रोफाइल, वायरल मार्कर्स, बेड से अल्ट्रासाउंड, टाइप एंड क्रॉस मैच आप भिजवा देंगे पेशेंट का। पीआर प्रोक्टोस्कोपी फॉलोड बाय कोलोनोस्कोपी, पीआर प्रोक्टोस्कोपी लाजमी करें, अक्सर डायग्नोसिस वहीं पे ही बन जाता है। अगर पेशेंट की एनोरेक्टल पैथोलॉजी है तो आप पीआर प्रोक्टोस्कोपी करेंगे, वहीं पे ही आपको कोरेक्टल अल्सर्स मिल जाएगा, कोएनल फिशर मिल जाएगा, हेमोरॉइड मिल जाएगा, आप पेशेंट को ट्रीट करके घर भेज देंगे। So this is peer proctoscopy is very important physical exam that you must not miss. So आप पर रेक्टल एग्जामिन करेंगे, उसके बाद कोलोनोस्कोपी के लिए प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को। सीटी एंजियोग्राफी स्पेशली इफ यू आर सस्पेक्टिंग इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, अगर आप इंटेस्टाइनल इस्कीमिया सस्पेक्ट कर रहे हैं, एंजियोडिस्पेजिया सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप सीटी एंजियोग्राफी लाजमी करवाएंगे। अपर जी एंडोस्कोपी, यस, अगर तो लोअर जीआई ब्लीड की काज आपको अपर जीआई लग रही है, स्पेशली अ पेशेंट प्रेजेंटेड इन हीमोडायनेमिक अनस्टेबल सिचुएशन, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी के साथ प्रेजेंट करता है, दैट शोज पेशेंट माइट बी हैविंग मैसिव अपर जीआई ब्लीड, तो उसमें आप पहले अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे, देन पेशेंट को कोलोनोस्कोपी के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो थर्ड इज स्मॉल बावल और ऑब्स्क्योर ब्लीडिंग, नो फोकस ऑफ ब्लीडिंग आइडेंटिफाइड ऑन अपर एंड लोअर जीआई एंडोस्कोपी। अगर स्मॉल बावल के सोर्स को भी आप सोच रहे हैं पहले, इवन इन हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम, पहले अपर एंड लोअर जीआई एंडोस्कोपीज करेंगे आप, देन यू विल प्रिपेयर द पेशेंट फॉर वीडियो कैप्सूल एंडोस्कोपी। वीडियो कैप्सूल एंडोस्कोपी के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, या अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम सीटी इंटेरोस्कोपी करते हैं या सीटी इंटेरोस्कोपी करते हैं। और अगर आपको ब्लीडिंग का सोर्स इन दोनों से आइडेंटिफाई नहीं होता तो स्मॉल बावल एंजियोग्राफी की तरफ भी जा सकते हैं आप जो। सो दिस इज द होल डिस्कशन ऑन how to construct the diagnosis and how to investigate the patient with gastrointestinal bleed. Thank you very much. Hope you have learned today something about gastrointestinal bleed. Thank you very much.